अगर एक अच्छे कार एंथुसियास्ट से आप पूछेंगे कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या ईवी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डीजल की तरफ जाएंगे, क्योंकि डीजल गाड़ी में परफॉर्मेंस वैसी मिलती है, टॉर्क उतना ज़्यादा अच्छा मिलता है। इनिशियल टॉर्क इतना ज़्यादा अच्छा होने की वजह से गाड़ी को चलाने में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज़ तो समझ में आती है कि 2027 या 2030 तक, जैसे कि बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, कि डीजल इंजन को प्रॉपरली बैन कर दिया जाएगा। और अगर बैन नहीं भी किया गया तो बीएस नॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि कंपनियां गाड़ी बनाने से कतराएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी डीजल इंजन्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन्स या सीएनजी इंजन। लेकिन हमने हाल फिलहाल देखा है बीएस नॉर्म्स में और ज्यादा चीजें ऐड कर दी गई थी, जैसे कि आप डीपीएफ डालिए या एड ब्लू जो डालना था, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस और बढ़ जाते हैं। अब और भी ज्यादा चीजें आएगी कि पीएम और कम होना चाहिए। ऐसे में डीजल इंजन में जो जो टेक्नोलॉजी लगेगी उन सबके खर्चे और बढ़ जाएंगे। और अगर ये 2 से 2.5 लाख रुपए का गैप बन जाता है पेट्रोल से डीजल का, तो फिर आपका पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। अभी तो फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि यार चलो 4-5 साल में जो एक्स्ट्रा पैसे मैं दे रहा हूं वो फ्यूल कॉस्ट में रिकवर हो जाएगा। बट अगर ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनिशियल पेमेंट का, तो फिर तो ये रिकवर होगा नहीं। ये वीडियो इस बारे में है ही नहीं कि मैं क्या चुनूँ, ये वीडियो इस बारे में है कि भाई डीजल चुनना कितना सही हो सकता है आपके लिए। और इस वीडियो के कंक्लूजन तक आपको मैं क्लियर करके छोड़ूंगा कि भाई आप डीजल लो या बाकी ऑप्शंस देख लो। तो फिलहाल डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गाड़ियों का मार्केट शेयर देख लेते हैं। अगर आप अभी ऑन रोड जितनी भी गाड़ियां हैं वो चेक करोगे तो 48% गाड़ियां इसमें से पेट्रोल कार्स निकलेंगी। इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर आप डीजल गाड़ियां देखोगे, कार्स की बात करोगे, तो 19% कार्स डीजल कार्स होंगी। अगर आप सीएनजी की बात करते हो तो लगभग 20% गाड़ियां सीएनजी होगी और बाकी की बची हुई हाइब्रिड्स या ईवी में बढ़ जाएंगी। तो सिंपल है कि पेट्रोल कार का वर्चस्व तो है भाई, वो मार्केट एक अलग ही चीज़ है। लेकिन डीजल गाड़ियां पिछले कुछ दिनों में और भी कम हो गई थी, लेकिन वापस अभी गेन कर रही हैं, बट ओवरऑल काफ़ी कम है। अब ये गेन का कारण कुछ भी हो सकता है। मे भी ज़्यादातर लोग कमर्शियल गाड़ियाँ ले रहे हैं या फिर अपनी कुछ कैलकुलेशन करके फिर इस तरफ आ रहे हैं, हो सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट शेयर ये है। बट इस मार्केट शेयर का मेरे परचेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे क्या ही लेना देना मुझे मार्केट शेयर से। भाई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मार्केट शेयर बहुत कम हो जाता तो आप समझिए, अगर रोड पे गाड़ियां ही कम है तो उसके मैकेनिक भी तो कम मिलेंगे। डीजल इंजन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है मेंटेन करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। तो आपको जगह जगह पर मे भी वो सर्विस सेंटर्स ना मिले, उतने ज़्यादा प्रकांड लोग ना मिलें जो कि आपके डीजल इंजन को सही तरीके से सुधार सकें अगले 7 या 8 साल के बाद। इसीलिए मार्केट शेयर जानना जरूरी है। अगर ये बहुत लो होता है 4-5%, तो फिर तो मैं बोलता कि भाई ना ही जाइए। लेकिन अगर ये 20% के आसपास है तो आपको मैकेनिक उपलब्ध होंगे। अब डीजल इंजन के बारे में थोड़ी बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करो, अगर आप डीजल इंजन लेते हो आज के समय, तो माइलेज गैप आपको तुरंत दिख जाएगा। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को कंपेयर करोगे अगर सेम साइज के सेम गाड़ी में, तो आपको 7 से 8 लीटर का फर्क दिख जाएगा, या मैं कहूं कि भाई 30% का फर्क दिख जाएगा। जहां एक पेट्रोल गाड़ी अगर 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल रही है, उसी का डीजल वेरिएंट आपको 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देगा। इंजन साइज में भी फर्क होगा, लेकिन पावर आपको अलग अलग दिखाई देगी सेम साइज की कार में। और दूसरा एडवांटेज है लो एंड टॉर्क में, क्योंकि डीजल इंजन ऑलरेडी टर्बोचार्ज्ड होते हैं और डीजल ज्यादा अच्छे से जल जाता है। इस वजह से आपको लो एंड टॉर्क ज्यादा मिलता है, ज्यादा बढ़िया पुश मिल जाता है। हालांकि अगर यही चीज को कन्वर्ट करोगे हाई स्पीड में, तो पेट्रोल गाड़ियां यहां पर ज्यादा अच्छा बीएचपी प्रोवाइड कर पाती हैं। लेकिन जनरली जब आप देखोगे तो हर एक गाड़ी 100-125 तक जा सकती है, और हमारे पास इतने अच्छे रोड्स हैं कि हम 100 की स्पीड से ज्यादा वैसे भी ज्यादातर रास्तों पर नहीं चल सकते। तो 100 तक जाने के लिए डीजल और पेट्रोल में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको डीजल गाड़ी थोड़ी ज्यादा पसंद आएगी। और ज्यादातर हाईवेज पे अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो, ऐसे में डीजल गाड़ी हमेशा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इंस्टेड कि वो 1 लीटर का डीजल आपने कहीं से खरीदा और उसको आप कंपेयर कर रहे हो 3 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। अब ये तो हुई भाई प्रोज की बात कि चलाने में बढ़िया है और खर्चा कम है, माइलेज बढ़िया है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? पहली चीज की इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है। आप जब खरीदने जाओगे, मान के चलिए कोई भी गाड़ी आप अल्ट्रोज खरीदने चले जाओगे, तो उसका पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट, सेम वेरिएंट आप खरीद रहे हो सेम फीचर्स के साथ, तो उसके पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले डीजल वेरिएंट लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए महंगा होगा। थोड़ा ज्यादा फर्क भी हो सकता है। दूसरा, उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि डीजल इंजन मैंने पहले ही बोला थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो डीजल इंजन के मेंटेनेंस में सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और थोड़ा ज़्यादा आपको उसको पैम्पर करके रखना पड़ता है। आप उनको पेट्रोल इंजन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एक चीज़ नॉर्मल है कि अगर आप गाड़ी खड़ी रखते हैं बहुत समय तक, तो फिर डीजल इंजन में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, उसको थोड़ा सा रनिंग करना पड़ता है। ये कहा जाता है कि भाई महीने में 1-2 बार तो कम से कम आप चला कर लाइए गाड़ी को, ताकि इंजन चालू रहे, चलता फिरता रहे। तीसरा, 2 खर्चे आपको गिना दिए। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, इसका इनिशियल पेमेंट ज़्यादा है, इसके बाद डीपीएफ वगैरह जो डालना है
एड ब्लू डालना, डीपीएफ डालना, उनके खर्चे थोड़े अलग हो जाते हैं। हालांकि कम होते हैं क्योंकि बहुत लंबे ड्यूरेशन में, बहुत लंबे किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इनके खर्चे आएंगे, लेकिन भाई खर्चे तो हैं, पेट्रोल में तो पैसा पूरा बच रहा था। और जब आप 2,500-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये अपने जेब से देते हो, तब ये थोड़ी सोचते हो कि हाँ एक साल में इतना निकाल लिया, मतलब पर डे के हिसाब से 3 रुपये 4 रुपये आए। ये तो नहीं सोच रहे हो ना, जेब से तो अभी पैसे जाते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे शहरों में, जैसे एनसीआर के अंदर या दिल्ली के अंदर, आपको 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी चलाने ही नहीं देती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से आप इन शहरों में गाड़ी खरीदोगे ही नहीं। भाई अगर 10 साल नहीं चला पाऊंगा, 10 साल से ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा मैं, तो फिर मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा? और अगर मैं बहुत ही कम चलाता हूँ तो फिर तो रिकवर होगा ही नहीं। और एक डिसएडवांटेज अभी तक नहीं है, लेकिन ये बन सकता है। क्या? कि भाई रीसेल मिलेगी या नहीं। अभी आप मार्केट में जाओगे, आपको बहुत अच्छी तगड़ी सी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी डीजल कार्स की, एज कंपेयर टू पेट्रोल या सीएनजी। आपको डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छे से रीसेल वैल्यू दिलाती हैं, लेकिन ये अभी की बात है। अब जिस तरीके से हम अग्रसर हैं एक ज़माने की ओर जहाँ पर डीजल इंजन शायद बैन हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ऐसे में रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी? अब आप बोलोगे अगर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो रीसेल वैल्यू भी उतनी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो पुरानी होगी ना, उसमें तो उतने सारे फीचर्स, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई है। तो ऐसे में शायद आपकी गाड़ी आउटडेटेड भी हो जाएगी, ऐसे में रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत कम मिल सकती है। तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं रीसेल की बात कर रहा था, तो आपको थोड़े बहुत पैसे तो समझ में आ गए होंगे। चलिए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े चार्ट्स नहीं दिखाऊंगा, सिंपल शब्दों में बताता हूं कि अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी खरीदते हो तो आपको इनिशियल पेमेंट थोड़ी कम करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू सीएनजी या डीजल। सीएनजी में भी आपको 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, डीजल में आपको 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, और ईवी खरीद रहे हो तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। बट जब फ्यूल कॉस्ट की बारी आती है तो ईवी में बहुत मिनिमल सा फ्यूल कॉस्ट होता है, सीएनजी में बहुत कम फ्यूल कॉस्ट होता है, लेकिन ईवी से कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है। मान के चलो आप 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप चल रहे होंगे। सीएनजी के अंदर अगर आप डलवाते हो पेट्रोल इंजन अपनी गाड़ी में, मतलब पेट्रोल इंजन खरीद लेते हो, तो आपको लगभग 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर लगेगा, और अगर आप डीजल लेते हो तो समझ लिए 4 से 5 रुपये पर किलोमीटर लगेगा। तो 2 से 3 रुपये पर किलोमीटर आप डीजल में भी बचा रहे होंगे। तो अगर आपने समझ लीजिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, लगभग 75,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपके 2-2 रुपये बच के आपकी रिकवरी निकलेगी। अब अगर मान के चलिए आप साल भर में 10,000 किलोमीटर चलते हैं, तो 75,000 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना समय लगा? आपको लगा 7.5 साल। और 7.5 साल बाद अगर आप लेके बैठे हैं अपनी गाड़ी और बोल रहे हैं कि अगर मैंने पेट्रोल खरीदी होती तो रीसेल मिल जाती, लेकिन अब तो डीजल गाड़ियाँ बैन है तो इसकी रीसेल भी नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? थोड़ा सा फ्यूचर अनसर्टेन है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, आपकी साल भर में, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, साल की बात कर रहा हूँ, जनरली लोग 10,000 किलोमीटर महीने में चल लेते हैं तो 12,000 वैसे भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत लॉन्ग ट्रिप मार ली, कभी इधर उधर चला गया, तो अगर आपने साल भर में मान के चलिए 20,000 किलोमीटर चलते हैं, ऐसे में तो आपकी गाड़ी 3.5 साल में भरी हो गई, मतलब आपकी कॉस्ट निकल गई। उसके बाद 2027 आ गया, उसके बाद अगर बैन होता है, जो भी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत रीसेल मिलेगी, क्योंकि ऐसा बैन कभी भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ियाँ आप बिल्कुल साइड में कर दो, नहीं आप चला ही नहीं सकते। बैन सिर्फ ये होगा कि अब नहीं बना सकती हैं कंपनियाँ खुद से भी ये चीज़ ले रही हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए खुद से टेक ले रही हैं। तो एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि आपकी गाड़ी आउटडेट हो जाएगी, तो हो सकता है रीसेल कम मिले। बट डीजल इंजन के चाहने वाले शायद तब भी मौजूद होंगे। अगले 3.5 साल की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल का मैं नहीं बता सकता कुछ भी। अब ईवी को भी देख ही लेते हैं। ईवी का कॉस्ट रिकवरी थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप ईवी लेते हो तो लोग बोलते हैं कि भाई देखो 3 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मैं बचा रहा हूँ, तो इस हिसाब से कितना हो गया, लगभग 60,000 किलोमीटर में रिकवरी हो जाएगी। 10,000 किलोमीटर चलूँगा 6 साल में रिकवरी हो जाएगी, अगर 20 चल गया। अगर आप ईवी ले रहे हो और आपने इनिशियल पेमेंट कर दी और आपको पता चल गया ना कि भाई मेरी गाड़ी 2 रुपये पर किलोमीटर पर चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम खुद को रोकेंगे भी नहीं और फिर हम साल में 50,000 किलोमीटर चल लेंगे। तो वही है कि आप अपने पैसे को ऐसे या ऐसे आगे लगा दोगे। फिर लोग बोलते हैं कि भाई ईवी लूँगा तो ज़्यादा चलूँगा। अरे भाई, तो फिर कॉस्ट रिकवरी तेरी जल्दी हो गई, लेकिन अगर पेट्रोल लिया होता तो शायद उतना ही किलोमीटर नहीं चले होते ना ज़बरदस्ती। तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए ज़्यादा चलाना, अल्टीमेटली तुम्हारे 3 लाख रुपए साल भर में चले गए, 3 साल में जाते, अलग बात है। अब 3-4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद क्या होगा वो हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आज गाड़ी लेने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा चलते हो, 20,000 से 22,000 किलोमीटर पर ईयर आपका हो जाता है, तो मेरे हिसाब से एक सही फैसला हो सकता है डीजल गाड़ी लेना। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसका ध्यान देते हैं।
अगर रीसेल वैल्यू आपको ऐसे पर्सनल किसी को बेचने पे नहीं मिले तो कमर्शियली मुझे लगता है कि कमर्शियली बेचने पर ज़्यादा चांसेस होंगे। सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप सीएनजी टैक्सी बुलवाते हो तो उसका डिक्की नहीं मिलता है आपको, और आपके पास जनरली लोग सफ़र करते हैं टैक्सी करवाते हैं क्योंकि सामान बहुत होता है और डिक्की में आप नहीं रख सकते हो, कार के कैबिन में रखना अलाउड नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हो, डीजल टैक्सी की सोचते हो। इन चीज़ों के लिए तो कमर्शियली गाड़ी चलेगी और डीजल इंजन शायद जीवित रहेंगे, और डीजल इंजन जीवित रहेंगे और उस समय आपको रीसेल भी ठीक ठाक सी मिल सकती है। अब अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें जो लोग डीजल ले लेते हैं, तो उनके कमेंट्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि भाई ठीक है, मुझे इनिशियली ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन लोअर रनिंग कॉस्ट की वजह से और इनिशियल टॉर्क की वजह से जस्टिफाई होता है। तो आपने एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए भी थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए थे। अब एक्सपीरियंस की बात करिए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा और उन्होंने शायद कमेंटिंग खोल ली होगी कि भाई नॉइस एंड वाइब्रेशन ज़्यादा होता है डीजल गाड़ी में। बिल्कुल होता है, लेकिन अभी इतने ज़्यादा अच्छी डैम्पिंग हो गई है, कार कंपनीज ने इतना अच्छा बना दिया है कि आपको नहीं पता चलता। यकीन नहीं है तो अल्ट्रो डीजल में बैठ लो, या फिर टाटा की हैरियर है उसके अंदर आपको बैठ के पता चल जाएगा। आप क्रेटा डीजल देख लीजिए और चलाकर भी देखिए, आपको वो डीजल इंजन वाला फील ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही स्मूथ गाड़ी में चला रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर महीने में 1500 से 2000 किलोमीटर पर मंथ चला सकते हो आप तो डीजल गाड़ी ही लेनी चाहिए। सीएनजी में उनके भी थोड़े से नखरे होते हैं, क्योंकि सीएनजी की मेंटेनेंस अलग चीज़ होती है, फिर वो टैंक वहाँ पर फंसा हुआ है, जगह नहीं है डिक्की में, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग डीजल की तरफ अभी भी सोचते हैं जाना। काफ़ी सारे लोगों को डीपीएफ और एडब्लू वाला सीन पसंद नहीं आता, BS6 के बाद से थोड़ा सा परेशान होते हैं। उसके पहले की गाड़ियाँ अगर रीसेल में मिलती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ वो गाड़ियाँ थोड़ी बेटर है, बट वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और बहुत सारे लोगों का मेरी तरह ये मानना भी है कि जैसे एनसीआर में किया है पॉल्यूशन देखते हुए कि भाई 10 साल से ज़्यादा आप डीजल गाड़ियाँ मत चलाइए, अगर ये और भी सिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि भाई अभी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है मुझे, जैसे अगर मैं नागपुर में हूँ या मैं पुणे में हूँ, तो मुझे पुणे का फिर भी लगेगा कि हाँ हो सकता है यहाँ पर भी कभी डीजल में ये सारे रूल्स आए, बट नागपुर में नहीं आएगा क्योंकि ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि आप 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पर ईयर चला सकते हो, तो कॉस्ट रिकवरी आपकी 5 से 7 साल में हो जाएगी। मतलब जो इनिशियल पेमेंट ज़्यादा दोगे लेकिन एक्सपीरियंस एक अच्छा मिलेगा। दूसरा, आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पर बैन की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ पर प्रॉब्लम कम होगा। और तीसरा, आप हायर मेंटेनेंस के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि जितना आपने इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिया है उतना आपको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हायर मेंटेनेंस तो होता है और वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आप एक एक्सपीरियंस अच्छा खरीद रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि भाई हाँ थोड़े बहुत मेंटेनेंस के पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और रेगुलेटरी नॉर्म्स जो आगे आगे आएंगे उसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो, ये आप ध्यान में रखिए। DPF एडब्लू करना पड़ेगा। और जो अगली 3 चीज़ें बताऊंगा, अगर वो कंडीशन में आप फंसते हैं तो बिल्कुल मत लेना कि आप 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं साल भर में, या 15,000 या 12-13 हज़ार किलोमीटर भी आप साल भर में नहीं चलते हैं, आपका मैक्सिमम 1000 किलोमीटर है अपने मंथ में, तो आपके लिए डीजल गाड़ी नहीं, आप पेट्रोल लीजिए, क्योंकि कॉस्ट रिकवरी तो कभी होने ही नहीं वाली है, लेकिन आप हो सकता है कि ज़बरदस्ती मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी को। ऐसी किसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बैन हो सकता है, या फिर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चांसेस है, और एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें बार बार आपको सर्विसिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, तो फिर आप डीजल गाड़ी को साइड में रख सकते हैं। आप ईवी के ऊपर जा सकते हैं या पेट्रोल के ऊपर जा सकते हैं। ईवी फिर भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ले लेगी, लेकिन पेट्रोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर, और आई होप कि आप क्लियर होंगे अभी कि आपको डीजल लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। थैंक यू।